जी कुछ पढ़ा जाके कि नहीं? जी कुछ पढ़ा जाके कि नहीं? ओके, चले जाए, आ जाए पेज 31 पे। जो कल बातें की थी उनको रिपीट करते हैं और आगे चलते हैं। कल हमने ये पढ़ा था कि नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है? जी 12 महीने का पीरियड और 30 जून को एंड हो रहा हो। और दूसरा स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है जी? 12 महीने का पीरियड और 30 जून के अलावा किसी और डेट पे एंड हो रहा है। और ट्रांजिशनल क्या होता है जी? स्पेशल से नॉर्मल या नॉर्मल से स्पेशल पे आने का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं। ठीक है जी। और बस ठीक है, यही पढ़ा था कल। डिनोट कैसे करते हैं स्पेशल टैक्स ईयर को? जी स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करती है उस नॉर्मल टैक्स ईयर का कैलेंडर ईयर, यानी आसान अल्फाज में स्पेशल टैक्स ईयर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना उसके बाद जो भी 30 जून है वही उसका टैक्स ईयर है। ओके, और नॉर्मल टैक्स ईयर का तो आसान काम है, वो जिस टैक्स ईयर में उसकी जिस कैलेंडर ईयर में सॉरी उसकी 30 जून फॉल कर रही है वही उसका टैक्स ईयर है। ठीक है जी। हाँ जी, ट्रांजिशन का भी वही होगा, जहाँ पे वो फॉल कर रही है उसके बाद जो भी 30 जून आएगी वही उसका टैक्स ईयर है। ठीक है जी। तो कल की एग्जांपल में ट्रांजिशन टैक्स ईयर 31 मार्च को गालिबन ख़त्म हो रहा था, तो 31 मार्च के बाद जो भी 30 जून आ रही है वही उसका टैक्स ईयर है। ओके, चलिए जी आगाज़ करते हैं आगे। पाकिस्तान में टैक्स कौन कलेक्ट करता है? एफबीआर। एफबीआर स्टैंड्स फॉर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर। देख लेते हैं जी इस इदारे का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले एफबीआर आता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद आते हैं जी चीफ कमिश्नर साहब। चीफ कमिश्नर के बाद फसाद की जड़ कमिश्नर, सारे झगड़े हमारे इनके साथ होते हैं। फिर आते हैं जी एडिशनल कमिश्नर साहब। फिर आते हैं डिप्टी साहब। फिर आएंगे असिस्टेंट साहब। और उसके बाद ऑफिसर्स जितने भी हैं, इंस्पेक्टर आ जाते हैं इसके अंदर और बाकी तमाम लोग आ जाते हैं। तो बहरहाल ये एफबीआर का भाई पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी हायरार्की है। सबसे पहले फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोर्ड खुद होता है और इस बोर्ड में कोई 8-10 लोग 12 लोग बैठे होते हैं। फिर आते हैं चीफ कमिश्नर, फिर कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ऑफिसर्स, और इस तरह करके इनकी पूरी हायरार्की चल रही होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं जब टैक्स ईयर हमने चेंज कराना होता है। कल तो हमने नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल की बात कर ली। तो अगर हमने टैक्स ईयर चेंज करवाना है तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं। ओके, वो दो सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, ज़रा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं मिसाल समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे क्लास में किसी एक स्टूडेंट ने अपनी फ़ीस जो है वो माफ़ करवानी है। वो अकेला जाएगा प्रिंसिपल साहब के पास और रिक्वेस्ट करेगा, एप्लीकेशन वगैरह देगा और काम करवा के तो आ जाएगा। प्रिंसिपल साहब स्पेसिफिकली उस बच्चे को एक लेटर पे लिख देंगे कि आपकी फ़ीस माफ़ है। ये तरीका होगा। लेट्स अज्यूम पूरी क्लास ने फ़ीस माफ़ करवानी है, तो क्या होगा? 1 बाय 1 सारे बच्चे जो हैं वो प्रिंसिपल साहब के रूम में जाएंगे, 1 बाय 1 एप्लीकेशन लेके जाएंगे, 1 बाय 1 प्रिंसिपल साहब सबको इजाज़त देंगे और 1 बाय 1 सबकी जो है वो फ़ीस माफ़ हो जाएगी। ये तरीका ठीक है? या पूरी क्लास एक ही दफ़ा उठ के प्रिंसिपल साहब के पास जाए और प्रिंसिपल साहब बजाय इसके कि सबको अलग-अलग ख़त दें, एक ही दफ़ा लिख दें कि इस पूरी क्लास की फ़ीस माफ़ है? एक ही दफ़ा वाला होगा कि सब इकट्ठे ज़रूर चले जाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। और उसके बाद प्रिंसिपल साहब एक ही कागज़ निकालें और उस कागज़ पे कह दें इस पूरी क्लास की फ़ीस माफ़ है, बजाय इसके कि सबको अलग अलग खत दिया जाए। तो सर यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है। अब देखें, जैसे कि एक मिसाल लेते हैं बैंक। एक बैंक भी हो सकता है कि सिर्फ एक बैंक को मसला है, मिसाल के तौर पर अलाइड बैंक को मसला है, ये भी सिचुएशन हो सकती है। और दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि तमाम बैंकों को मसला है। हम दोनों बातें करते हैं। मिसाल के तौर पे सिर्फ अलाइड बैंक, एक बैंक को इशू है कि मुझे नॉर्मल टैक्स ईयर सूट नहीं करता, मुझे स्पेशल टैक्स ईयर पे जाना। एक तो ये सिचुएशन है। यहाँ पे एक बैंक को नहीं, सब बैंकों को मसला है कि भाई हमें सब को ही अपना जो नॉर्मल टैक्स ईयर है उसको स्पेशल टैक्स ईयर में कन्वर्ट करना है। दूसरी मिसाल लेते हैं, सिर्फ क्रिसेंट कॉलेज को प्रॉब्लम है कि हमारा टैक्स ईयर जो है वो जुलाई से जून नहीं हो सकता, क्योंकि जून के अंदर ना कैफ सेशन चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है। तो हमारा ये टैक्स ईयर चेंज करके ना कोई स्पेशल करें।
लेकिन ये मसला ज़रूरी तो नहीं क्रिश्चियन कॉलेज के हो, ये सब कॉलेज का मसला हो सकता है। तो दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं कि जी ऑल कॉलेजेस। तो इसका मतलब है कभी कभार ऐसे भी होता है कि सिर्फ एक बंदे को मसला हो, कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि तमाम लोगों को उस इंडस्ट्री के अंदर मसला हो। बात पे किया आप लोगों ने। हो सकता है किसी एक इंश्योरेंस, जुबली इंश्योरेंस, इस एक इंश्योरेंस कंपनी को मसला हो सकता है तमाम इंश्योरेंस कंपनीज को मसला हो। बात कुछ समझ आ रही है? अगर किसी एक बंदे को मसला है ना, तो हम इसको कहेंगे ये किसी एक पर्सन को मसला है। एक शख्स का मसला है ना, किसी एक पर्सन को मसला है। लेकिन अगर सब लोगों को मसला होगा ना, तो हम कहेंगे क्लास ऑफ पर्सन्स को मसला है। ओके, मुल्क में जो कुछ हो रहा है, किसी एक को मसला है तो पर्सन को मसला है, लेकिन अगर पूरी आवाम को ही मसला है तो फिर क्लास ऑफ पर्सन्स को मसला है। तो मसला सर पर्सन को है, क्लास ऑफ यार तेरे से तो मुझे बड़ा डर लगता है। हाँ जी, और छोड़ें, इसको इग्नोर करें भाई। पर्सन को मसला है, क्लास ऑफ पर्सन्स को मसला है। अच्छा, ये आप दावे से कह सकते हैं कि जो कुछ हो रहा है सबको मसला है। यार ये कैमरे वाले इनकी तरह शक्लें देखो, ये लोग हैं जिनको मसला है। तो भाईजान अगर पर्सन को मसला हो, अगर क्लास ऑफ पर्सन्स को मसला हो, तो दोनों ने अगर अपने टैक्स ईयर चेंज कराने हैं तो इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जाना होता है। अगर किसी एक बंदे को इशू है ना, किसी एक बैंक को इशू है, किसी एक कॉलेज को इशू है, किसी एक इंश्योरेंस कंपनी को इशू है, ये जाएगा कमिश्नर के पास, इसने जाना है कमिश्नर के पास। लेकिन अगर क्लास ऑफ पर्सन्स को मसला है, तमाम बैंक्स को मसला है, तो फिर ये लोग बोर्ड के पास जाएंगे। बात समझ आ गई? तो ये लोग बोर्ड के पास जाएंगे। तो भाई अगर किसी एक बंदे ने अपना टैक्स ईयर चेंज कराना है तो वो कमिश्नर के पास जाएगा, और अगर सब लोगों को ही इशू है उस इंडस्ट्री के अंदर तो वो सब लोग उठ के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसमें 8-10 लोग बैठे होते हैं FBR के, उनके पास जाएंगे अपना टैक्स ईयर चेंज करवाने। यहां तक बात सबको समझ आ गई? ओके, तो 2A पॉइंट है जी, ये आप लोगों ने बॉक्स कर लिया था ऊपर 2 के नीचे, जिसमें टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करने को मैंने कहा था। पता भी नहीं है कि मैंने कहा था, कोई बात नहीं, लग पता जाएगा। जो आपकी हंसी है ना, ये हाथों में बदलेगी जब आपके पर्चे आपके हाथों में आएंगे सितंबर के अंदर। पॉइंट नंबर 2A पे आइए। 2A के अंदर हमें क्लास ऑफ पर्सन्स का टैक्स ईयर चेंज करने के बारे में बताया जा रहा है। द बोर्ड इन द केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स, क्लास ऑफ पर्सन्स के केस में कौन करेगा? द बोर्ड। ओके, हैविंग अ स्पेशल टैक्स ईयर मे परमिट, कॉमा को छोड़ें, टू यूज और नॉर्मल टैक्स ईयर। तो बोर्ड क्लास ऑफ पर्सन्स के केस में जिनका स्पेशल टैक्स ईयर होगा, मे परमिट, इजाजत दे सकता है टू यूज अ नॉर्मल टैक्स ईयर, के आप नॉर्मल टैक्स ईयर यूज कर लें। तो ये एग्जांपल है स्पेशल से नॉर्मल पे आने के लिए। ओके, अब पॉइंट 2 पढ़ते हैं। द बोर्ड इन द केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स हैविंग अ नॉर्मल टैक्स ईयर मे परमिट टू यूज अ स्पेशल टैक्स ईयर। सेम वही जुमला है, लेकिन इसमें नॉर्मल से स्पेशल पे आ रहे हैं। तो सर अगर किसी क्लास ऑफ पर्सन्स ने स्पेशल से नॉर्मल पे आना है या नॉर्मल से स्पेशल पे आना है, तो वो बोर्ड के पास जाएगा और अपना टैक्स ईयर चेंज करवाने की दरख्वास्त करेगा। ये बात सबको समझ आ गई? ओके, अब लिखा हुआ है थ्रू ऑफिशियल गैजेट, जो मैंने स्किप कराया। अब देखते हैं ये क्या होता है। देखिए भाई, मैंने अभी आपको ये बात बताई कि अगर पूरी क्लास ने फीस माफ़ करानी है ना, तो ऐसे एक नहीं होगा कि सबको अलग अलग लेटर दिया जाए। प्रिंसिपल साहब कहेंगे ठीक है जी, आप सबकी फ़ीस माफ़ हो गई, हम एक ही लेटर निकालते हैं और उसको नोटिस बोर्ड पे चिपका देते हैं कि जी फ़लाँ क्लास की सारी फ़ीस माफ़ है। अब ये जो नोटिस बोर्ड है ना, इसको लॉ के अंदर कहा गया है बजट। ये जो जून के अंदर बजट आता ना, इसके अंदर ये बात बता दी जाएगी कि आज के बाद जितने भी बैंक्स हैं इन सब का टैक्स ईयर या कम जनवरी से 31 दिसंबर है, बस एक ही दफ़ा कह दिया जाएगा। तो वो जो बजट होता है ना, उसको हम कहते हैं ऑफिशियल गैजेट। तो ऑफिशियल गैजेट बजट के अंदर ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि आज के बाद तमाम इंश्योरेंस कंपनीज़ का टैक्स ईयर ये है, तमाम बैंकिंग कंपनीज़ का ये है, तमाम कॉलेजेस का ये है। तो ये बात इस तरीके से चल रही होगी। तो बजाय इसके कि सब 1 बाय 1 इजाज़त लें, एक ही दफ़ा ऑफिशियल गैजेट के अंदर ये बात जो है वो बता दी जाएगी। पर्सन्स नहीं, मैंने कल बताया था कि पर्सन्स 3 तरह के लोगों को कहते हैं। इंडिविजुअल भी पर्सन्स हैं, AOP भी पर्सन्स हैं, और कंपनी भी पर्सन्स हैं। ये बात मैंने कल बता दी थी। तो जब पर्सन की बात होगी तो इसमें तमाम इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, तमाम AOPs भी आ सकती हैं, तमाम कंपनीज भी आ सकती हैं। और क्लास ऑफ पर्सन से मुराद होता है एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर जो होती हैं।
तमाम गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज क्लास ऑफ पर्सन हैं, तमाम शुगर मैन्युफैक्चरिंग क्लास ऑफ पर्सन हैं, तमाम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग क्लास ऑफ पर्सन हैं, इन सबको क्लास ऑफ पर्सन कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। अगर कुछ बैंक के मतलब 2 3 हाँ, अगर 2 4 कहें 2 4 ना कहें तो सर वो अलग अलग है, फिर वो सेपरेट वो सेपरेट सेपरेट है भाई। अगर 2 3 भी हट गए ना तो वो सेपरेट सेपरेट है। अक्सर होता है ना कॉलेज के अंदर हम लोग ये सोचते थे कि आज क्लास बंक करेंगे, लेकिन वो पहले बेंच में जो बैठे होते ना 2 3 लोग, वो कहते थे नहीं हमने नहीं बंक करनी, हम तो क्लास में ही बैठे रहेंगे। तो फिर वो क्लास ऑफ पर्सन नहीं रहती, फिर वो अलग अलग बन जाती है बात। तो इसलिए जब क्लास ने बंक मारना हो ना तो इकट्ठे मारा करें ताकि मुझे भी छुट्टी करने का मौका मिले। ठीक है, मैं तो रिकॉर्ड करा के चला जाऊंगा, आगे आपकी मर्जी। ठीक है जी। तो बहरहाल एक बंदा भी रह गया तो फिर वो क्लास ऑफ पर्सन नहीं है, फिर वो खाली पर्सन है। तो यहाँ पे आने के लिए सब लोगों का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मेरे भाई, चलें जी आगे। यहाँ तक सब अच्छा है, सब ओके है। ये था मेरे भाई क्लास ऑफ पर्सन्स का टैक्स ईयर चेंज करने का तरीका। और नीचे उसने बॉक्स के अंदर ना कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। याद रखिएगा कि आपकी किताब में जहाँ पे भी ये खाने या ये डब्बे बने होंगे ना, ये लॉ का हिस्सा नहीं है, ना ही आपके कोर्स का हिस्सा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए डब्बे बने हुए हैं। जहाँ पे डब्बे कोर्स का हिस्सा होंगे, ये याद करने होंगे, मैं आपको खुद बता दूंगा, वरना ये डब्बे जहाँ भी आएंगे एज्यूम्ड बात है कि ये ना तो लॉ का हिस्सा है ना ही आपके कोर्स का हिस्सा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बने हुए हैं। तो जो डब्बा बना हुआ है जी उसने आपको बता दिया कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर क्लास ऑफ पर्सन हो गया, और इनका जो स्पेशल टैक्स ईयर है वो अक्टूबर से 30 सितंबर है। और ये वाकई ऐसे है, तमाम शुगर कंपनीज ने अपना टैक्स ईयर जो है वो स्पेशल करवाया हुआ है। इसी तरीके से तमाम इंश्योरेंस कंपनीज ने और तमाम बैंकिंग कंपनीज ने अपना टैक्स ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करवाया हुआ है। बात सबको समझ आ गई, क्लियर होगी बात? तो सर यहां तक किसी का कोई सवाल? यहां तक किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, सब अच्छा है। चलें जी आगे। ओके जी। अब पॉइंट नंबर 3 से लेके एंड तक 11 तक जो पर्सन का तरीका है टैक्स ईयर चेंज करने का, उसकी बात हो रही है। मैं आपके साथ वर्बली पहले डिस्कस करता हूं, उसके बाद हम रीडिंग करते हैं। मुझे बताइए कि ऐसा होगा एक दिन वैसे ही मैं सुबह उठूंगा और मेरा दिल करेगा क्यों ना इस साल थोड़ी सी ज़रा एक्साइटमेंट की जाए, अपना टैक्स ईयर ही चेंज करते हैं। अपना मोबाइल निकालूंगा, व्हाट्सएप ओपन करूंगा, कमिश्नर लिखूंगा और लिखूंगा हे ब्रो कमिश्नर व्हाट्सअप मैन, आई वांट टू चेंज माय टैक्स ईयर, प्लीज डू इट। ऐसे करूंगा, फिर वो आगे से कहा ओ मैन आई एम सो गुड, ओके ओके आई एम डूइंग इट। ये ऐसे कुछ तरीका होगा? नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। मुझे बाकायदा एक लेटर हेड के ऊपर रिक्वेस्ट लिखनी पड़ेगी और कमिश्नर को बताना पड़ेगा कि भाई मैं अपना टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल करवाना चाह रहा हूँ। नीचे मुझे एक रीज़न देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि जी बस मेरा दिल कर रहा है चेंज कर दो, प्रॉपर एक रीज़न होगी। मैं उसको ये बताऊंगा कि भाई मेरी कंपनी जापान में एक मौजूद है, वो मेरे से जो है वो अप्रैल से मार्च तक का डाटा मांगते हैं, 2 दफ़ा मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो मेहरबानी करो, वो तो मेरी सुनते नहीं है, तुम ही मेरा टैक्स ईयर अप्रैल से मार्च कर दो ताकि मैं एक ही दफ़ा क्लोजिंग करके तुम्हें भी डाटा दे दूँ और उनको भी डाटा दे दूँ। ये रीज़न है जो कि आपको देनी पड़ेगी। और उस कागज़ का प्रिंट लेके नीचे साइन करना पड़ेगा, स्टैम्प करनी पड़ेगी, अंगूठे का निशान लगाना पड़ेगा और जाके कमिश्नर को देना पड़ेगा। अब जब मैंने ये रिटर्न में दरख्वास्त कमिश्नर को दे दी तो क्या कमिश्नर पाबंद है मेरी इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट करने का? नहीं भाई, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है, वो चाहे एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे। अगर तो एक्सेप्ट कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रिजेक्ट करेगा तो ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकता कि नहीं भाई मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, जाओ रिजेक्ट। ऐसे कभी भी नहीं होगा। वो रीजंस देगा और राइटिंग में रीजंस देगा कि मैं तुम्हारी दरख्वास्त को क्यों रिजेक्ट करना हूं। वो कुछ कोई भी रीजन हो सकती है, लेकिन एक ऐसी रीजन हो जिसको जस्टिफाई किया जा सके, तो वो आपको रीजंस दे के रिजेक्ट करेगा। और इवन अगर आपको वो इजाजत भी देगा ना तो ऐसे इजाजत नहीं देगा, वो पहले आपको बुलवाएगा कि आके जरा मेरे दफ्तर में मिलो तो सही, मसला क्या है तुम्हें, ठीक है तुम्हारी दरख्वास्त आ गई, जरा बैठ के डिस्कशन भी करते हैं, ये भी जरूरी है। तो इसका मतलब है दरख्वास्त देने के बाद वो आपको मिलने के लिए बुलाएगा, डिस्कशन होगी और डिस्कशन होने के बाद फैसला होगा कि क्या इजाजत देनी है या इसको रिजेक्ट करना है। अगर वो रिजेक्ट करेगा तो रिजेक्ट करने के बाद वो आपको रीजंस भी देगा कि मैं क्यों रिजेक्ट कर रहा हूं। और अगर एक्सेप्ट कर लेता फिर तो मसला ही कोई नहीं है, एक्सेप्ट की कोई रीजन नहीं होती। हाँ ये जरूर कर सकता है कि एक्सेप्ट के साथ कोई कंडीशंस लगा दे कि ठीक है मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं लेकिन सिर्फ 3 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए। बात समझ आ गई? अच्छा, अगर एक दफा उसने कभी आपको इजाजत दे दी तो 2 साल बाद 3 साल बाद अगर उसका दिल करे तो क्या वो आपको दी गई इजाजत वापस ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, उसके पास इख्तियार मौजूद है। तो अगर वो इजाज़त आपसे वापस लेगा तो ऐसे नहीं है कि बस एक दिन आपको पता लगेगा इजाज़त वापस हो गई, वो पहले आपको बुलवाएगा अपने दफ्तर में कि आओ ज़रा बैठ के बात करते हैं।
मुझे पता लगा था कि जी तुम्हारा टैक्स ईयर चेंज हुआ है और तुम अब ये हरकतें कर रहे हो, वट एवर द रीज़न इज, तो अगर वो चाहे तो वो आपकी इजाज़त वापस ले सकता है, लेकिन इजाज़त वापस लेने से पहले उसने आपको बुलवाना है और सुनवाई का मौका देना है, उसके बाद वो इजाज़त वापस लेगा। ये बात सबको समझ आ गई? तो भाई ये छोटा सा प्रोसीजर है जो अगले 3 4 5 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। अब इसी को हम पढ़ लेते हैं, इसकी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग। तो सर आपने राइटिंग में अप्लाई करना है, ये मैसेजेस व्हाट्सएप और फेसबुक ये नहीं चलने वाला भाई। अ पर्सन में अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर, कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, क्यों? टू अलाउ हिम टू यूज अ 12 मंथ्स पीरियड, कि भाई मुझे इजाजत दो कि मैं 12 महीने का वक्त इस्तेमाल कर सकूं अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर, लेकिन वो 12 महीने नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा होंगे, और जो 12 महीने नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा होंगे वो कौन से होंगे? एज स्पेशल टैक्स ईयर, तो वो स्पेशल टैक्स ईयर होंगे। एंड द कमिश्नर शैल अलाउ हिम, मस्ट अलाउ हिम। फर्क होता है इसमें, क्या फर्क होता है? अच्छा, मस्ट का मतलब होता है कि लाजमी इजाजत देगा, और मे का क्या मतलब होता है? मर्जी है उसकी, बिल्कुल कमिश्नर की मर्जी है इजाजत दे, कमिश्नर की मर्जी है इजाजत ना दे। द ऑर्डर विल बी पास्ड, याद रखिएगा कि हमारे किसी भी दुनिया के कानून में, हमारा क्या दुनिया का कोई भी कानून हो ना, उसके अंदर जब फैसला होता है ना, तो फैसले की अंग्रेजी डिसीजन नहीं होती, ऑर्डर होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जज साहब ने फैसला दे दिया कि ऐसे होगा, हम ये नहीं कहते कि जज ने डिसीजन दिया है, सही वर्ड है कि जज ने ऑर्डर किया है। ओके, तो याद रखिएगा हमेशा फैसले के लिए हमारे कानून में डिसीजन का वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि ऑर्डर का वर्ड इस्तेमाल होगा। ये एक लीगल वर्ड है, ठीक है? तो हमेशा जज ऑर्डर देता है, जज फैसला नहीं करता। जो हम कहते हैं ना जज ने फैसला सुना दिया, डिसीजन सुना दिया, हम गलत कहते हैं, जज ने ऑर्डर दे दिया। ठीक है जी? तो भाई जहां पे भी ऑर्डर का वर्ड है समझ जाइएगा, इसका मतलब है फैसला। द फैसला विल बी पास्ड बाय कमिश्नर इफ द कंडीशन मेंशन्ड बिलो इन सबसेक्शन 5 इज फुलफिल्ड। तो अभी जाके पढ़ लेते हैं कि सबसेक्शन 5 में क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो बहरहाल पॉइंट नंबर 3 कहता है कि जिस शख्स ने अपना टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल करना है वो कमिश्नर को राइटिंग में अप्लाई करेगा, और कमिश्नर की मर्जी है कि वो इजाज़त दे या ना दे, लेकिन इजाज़त देने के लिए उसको सबसेक्शन 5 की कंडीशन पूरी करना ज़रूरी है। बात सबको समझ आ गई? पॉइंट नंबर 4 पढ़ें ज़रा खुद ही, देखें 3 और 4 में क्या फ़र्क है। जी स्पेशल से नॉर्मल पे आ रहे हैं जी, बिल्कुल 4 में और 3 में फ़र्क यही है कि उसके अंदर हम स्पेशल से नॉर्मल पे आ रहे हैं। ओके, तो पढ़ लेते हैं हम। अ पर्सन यूजिंग अ स्पेशल टैक्स ईयर मे अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज नॉर्मल टैक्स ईयर। तो एक शख्स जो कि स्पेशल टैक्स ईयर इस्तेमाल कर रहा है वो कमिश्नर को राइटिंग में अप्लाई करेगा कि भाई मुझे नॉर्मल टैक्स ईयर इस्तेमाल करने दो, एंड द कमिश्नर में अलाउ हिम, और कमिश्नर उसकी इजाज़त दे सकता है। द ऑर्डर विल बी पास्ड बाय द कमिश्नर, कमिश्नर फैसला तब देगा इफ कंडीशन मेंशन्ड बिलो इन सबसेक्शन 5 इज फुलफिल्ड, जब 5वें पॉइंट में मौजूद शर्त जो है वो पूरी होगी। और देखते हैं जी पॉइंट नंबर 5 में कौन सी शर्त पूरी होगी। द कमिश्नर शैल ग्रांट द परमिशन, कमिश्नर तब इजाज़त देगा टू टेन द टैक्स ईयर चेंज करने की फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, चाहे नॉर्मल से स्पेशल हो और स्पेशल से नॉर्मल हो, ओनली इफ द पर्सन हैज़ शोन अ कंपेलिंग नीड। ये कंपेलिंग नीड क्या होती है? वाकई ज़रूरत हो, अशद ज़रूरत हो, तो फिर ही वो चेंज करने देगा। अगर कोई वाकई ज़रूरत नहीं है, कोई अशद ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो आपको नहीं करने देगा। जैसे अक्सर होता है ना, हम अब्बा जी से पूछते हैं अब्बू 10 बजे ज़रा दोस्तों के साथ बाहर चला जाऊँ, तो अब्बा जी कहते हैं बेटा अप्लाई इन राइटिंग, ठीक है जी, एंड द कमिश्नर में अलाउ हिम, और मैं तभी तुम्हें अलाउ करूँगा अगर 5वें पॉइंट वाली कंडीशन पूरी होगी। और 5वें पॉइंट वाली कंडीशन क्या है? पहले मुझे ज़रा बताओ ना, क्यों जाना है तुमने दोस्तों के साथ, कोई कंपेलिंग नीड बताओ मुझे। अब्बू वैसे ही वो शुगल मेला, तो अब्बा जी पे शुगल मेला आपका अच्छे तरीके से लगाएंगे। तो कंपेलिंग नीड ये नहीं होती, हाँ अब्बू पेपर है, पढ़ने जाना है, तो चलें, फिर कुछ बात समझ आती है तो ठीक है, कंपेलिंग नीड होनी चाहिए। बात समझ आ गई? लेकिन अब्बा जी इजाज़त देने से देते हुए कोई शर्त लगा सकते हैं? क्या शर्त लगा सकते हैं अब्बू जी? जल्दी आना। जल्दी क्या होता है आपके लिए? 3 बजे, 4 बजे? क्या होता है आप लोगों की जल्दी की डेफिनेशन क्या है? मगरिब से। क्या बात है, जल्दी।
चलें, द कमिश्नर में इम्पोज कंडीशंस वाइल गिविंग परमिशन। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि कमिश्नर जो है वो बिल्कुल आपको शराइत लगा सकता है कि बेटा 11 बजे से पहले वापस आना, बस घंटे की इजाज़त मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन वो बिल्कुल लगा सकते हैं, वालिद साहब भी और कमिश्नर भी, ठीक है जी। और वो आ गया जिसका सबको इंतज़ार था, ठीक है जी, सब अच्छा है, ठीक है जी। नहीं नहीं, इसका तो किसी को इंतज़ार नहीं होता। यहाँ तक किसी का कोई सवाल जनाब? ये कमिश्नर के लिए लाजमी होता है कि उसको बुला के मतलब जी जी बिल्कुल, अभी अगला पॉइंट वही पढ़ने लगे हैं, अभी आप देखें तो सही, पॉइंट नंबर 6 पढ़ें। एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शैल बी पास्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग टू द एप्लीकेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। भाई कमिश्नर फैसला तब तक नहीं देगा जब तक वो आपको बुलाकर डिस्कशन ना कर ले। तो उसने आपको पहले दफ्तर में बुलाना है और उसके बाद उसने फैसला देना है। तो जब आप एप्लीकेशन देंगे तो वो आपको फ़ोन करके कहेगा लेट्स हैव अ कप ऑफ टी इन माय ऑफिस। तो फिर आप उसके साथ बैठ के चाय पियेंगे, वो आपसे पूछेगा हाँ भाई क्या वजह बनी कि तुम्हें नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल पे नॉर्मल पे आना पड़ रहा है। तो जब आप सारी गुफ्तगू कर लेंगे उसके साथ, उसके बाद वो फैसला करेगा कि हाँ भाई इजाज़त देनी है या नहीं देनी। ऐसे ही होता है ना यार, अब्बा जी के साथ इजाज़त लेनी हो, ऐसे ही होता है ना। अम्मी को हम कहते हैं अम्मी ज़रा अब्बू से इजाज़त तो ले दे, तो फिर अम्मी कहती है बेटा बुला रहे हैं पापा, ज़रा लेट्स हैव अ कप ऑफ टी इन हिज ऑफिस नाउ। तो फिर आप अब्बा जी के पास बैठते हैं, तो फिर अब्बा जी बताते हैं हाँ भाई वजह बताओ क्यों तुमने जाना दोस्तों के साथ। सुनवाई का मौका दिया जाता है। जी भाई, क्लास ऑफ पर्सन सर वो तो देखें, क्लास ऑफ पर्सन सब उठ के नहीं जाते, ये अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेते हैं और वो चले जाते हैं। ये नहीं है, एक नहीं होते नॉर्मली, ये 5-7 होते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं, अब कोई बैंक बड़ा बैंक है कोई छोटा बैंक है, तो बड़े बड़े बैंक जो है ना 8-10 वो चले जाएंगे, उनके जो बड़े बंदे हैं ना एक एक बंदा हर तरफ से, वो 8-10 बंदे चले जाएंगे। यूं होता है वो कमेटी बन के चली जाती है, सब नहीं जाएंगे, ठीक है जी। चले आगे, यहां तक सब अच्छा है। चले जी, इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, और अगर अब्बा जी ने मना कर दिया कि बेटा कोई नहीं जाना, द कमिश्नर शैल मेंशन इन फैसला द रीजन फॉर रिजेक्शन। अब्बा जी ऐसे नहीं, राइटिंग में दे रीजंस, फिर अब्बा जी देंगे आपको राइटिंग में रीजंस। खैर एनीवे छोड़े, कमिश्नर आपको बहरहाल राइटिंग में जरूर रीजंस देगा कि क्यों उसने आपको इजाजत नहीं दी। ठीक होगी बात, वही बातें जो आपको मैं पहले उर्दू में बता चुका हूं। आगे चले, द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विदड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर। तो मेरे भाई कमिश्नर के पास ये भी इख्तियार मौजूद है कि अगर उसने आपको पहले कभी इजाज़त दे दी थी तो वो इजाज़त वापस भी ले सकता है, लेकिन ये इजाज़त वो तब वापस लेगा आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। पहले वो आपको दफ्तर बुलाएगा और दफ्तर बुलाने के बाद आपसे गुफ्तगू करने के बाद फिर आपकी दी हुई इजाज़त वो वापस लेगा। इसके बगैर वो ये नहीं ले सकता कि बैठे बैठाए आपको पता लगे इजाज़त वापस हो गई है, आपको वो सुनवाई का पूरा मौका देगा। ये बात सबको समझ आ गई? तो मेरे ख्याल में ये जो हमने 3-4-5 पॉइंट पढ़े हैं, हम राइटिंग में अप्लाई करेंगे, फिर कमिश्नर हमें बुलाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, उसके बाद या तो वो हमें इजाज़त दे देगा या फिर वो किसी शर्त के साथ इजाज़त दे देगा या फिर वो हमारे केस को रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर रिजेक्ट करेगा तो फिर उसको रीजंस देनी है, और अगर उसने हमें इजाज़त दे दी है तो वो दी हुई इजाज़त वापस ले सकता है, लेकिन उससे पहले उसको हमें दोबारा बुलाना पड़ेगा और हमें सुनवाई का मौका देना पड़ेगा। तो ये बातें हमने उर्दू में याद कर ली। मेरे ख्याल में कानून तो हमें उर्दू में याद हो ही गया है, बस अब इसको अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करना है, वो तो आप कर ही लेंगे और पेपर हमारा ऐसे ही इंशाल्लाह पास हो जाएगा। क्यों दोस्त? अच्छा, वो दिल में कह रहा है सर आप शुगर लगा रहे हैं, हमें भी ऐसे कहते थे जब मैं पेपर आसान था, वैसे पेपर आसान था ना, पास होने वाला था। ये इंसान पढ़ के जाए तो पास हो जाता है ना, आई कैप पास नहीं करता, ऐसी कोई बात है या हम ही पढ़ के नहीं जाते? हम ही पढ़ के नहीं जाते। तो ये जो हम घर जाके कहते हैं ना अब्बू आई कैप ने सोचा होता ऊपर वाले 50 पास करने हैं, तो मेरा 51वां नंबर आ गया, मैं क्या करूँ? ऐसे नहीं होता भाई, ये कहीं नहीं लिखा, ये किसी किताब में नहीं लिखा है। तो भाईजान इसीलिए आप पढ़ के जाएंगे तो पास होंगे, नहीं पढ़ के जाएंगे तो नहीं पास होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई 20 पर्चे पास करके यहाँ पे बैठा हुआ है। अब 20 पर्चे पहली टर्म में थोड़ी पास हुए हैं, इसमें से 13 पर्चे पहली टर्म में पास हुए हैं, 3 पर्चे दूसरी टर्म में पास हुए हैं और 4 पर्चे तीसरी टर्म में पास हुए हैं। तो आपके भाई के पास माशाल्लाह हर तरह का तजर्बा है। और जिस पेपर में मैं ये सोच के उठता था ना कि भाईजान इसमें मुझे आई के फेल नहीं कर सकता, उस पेपर में मैं नहीं फेल हुआ। और जिस पेपर में मुझे हल्का सा डाउट होता था ना कि भाई जी
यहाँ पे ना अगर आई कैप मुझे इतने नंबर दे देगा ना इस सवाल में तो मैं पास हो जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई कैप ने कभी उतने नंबर नहीं दिए और इसने मुझे हमेशा फेल किया है। तो इसलिए बंदे की हमेशा अपनी गलती होती है, गलती आई कैप की नहीं होती। तो पढ़ के जाएंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं पढ़ के जाएंगे तो नहीं पास होंगे। वेरी सिंपल रूल जनाब। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ पास्ट पेपर में ये सवाल कैसे आया हुआ है, और ये एक दफ़ा नहीं 2-2 3-3 दफ़ा आया हुआ है। अभी आपको बताता हूँ, ज़रा मैं ये पढ़ा लूँ ना, फिर आपको मैं लेके जाता हूँ माजी के पर्चा जात पे। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं जी। कोई सवाल है? सर ये उसका बुलाने का मकसद ये भी हो सकता है, फलाने का मकसद के बुलाने का मकसद, उसके बुलाने का मकसद जी। कमिश्नर के बुलाने का मकसद ये भी हो सकता है, मतलब वैसे जाहिरी तौर पे तो ठीक है उससे बात करेगा, लेकिन अंडर द टेबल अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यार ये कैमरा इसकी तरफ करो, ये फजूल बातें कर रहा है। नहीं ऐसी बातें नहीं करते। हम माशाल्लाह एक नेक और परहेजगार लोग हैं। हम जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं बिल्कुल दयानत के साथ, ईमानत के साथ, सदाकत के साथ, सुजात के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमने मुकम्मल टेक्स्ट पे करना है और ऐसी बातें हमने बिल्कुल नहीं करनी, सोचना भी नहीं है। ठीक है, दूर दूर तक आगे चलें। ऐसा दोबारा रीजन देगा? कौन सी दोबारा रीज़न? जब वो मतलब एक में तो उसने अलाउ किया, दोबारा नहीं, दोबारा रीजंस देने की बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई लॉ के अंदर। अगर परमिशन विड्रॉ करेगा तो उसकी बात नहीं लिखी हुई यहाँ पे, उसकी बात नहीं लिखी हुई। ठीक है जी, आगे चलिए। हम पॉइंट नंबर 8 अभी स्किप कर रहे हैं, 9 हम पढ़ चुके हैं, 11 पे आइए। अच्छा, अब आप कमिश्नर के फैसले से गैर मुतमईन है, उसने आपको इजाजत दे दी कंडीशन के साथ, आपको कंडीशन पसंद नहीं आ रही, या उसने आपका फैसला रिजेक्ट कर दिया, आपको ये बात पसंद नहीं आई, या उसने आपको दी हुई इजाजत वापस ले ली, आपको ये बात पसंद नहीं आई, तो किस कभी भी वापस कर सकता है वो, 50 साल बाद भी वापस ले सकता है इजाज़त। यहाँ पे तो कोई लिमिट नहीं है, बस इजाज़त जब भी दी हो जब मर्जी वापस ले ले वो। एक टैक्स ईयर भी पूरा ना हो, 1 घंटे बाद वापस ले ले या 1 सदी बाद वापस ले ले, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, ले जी, आप कमिश्नर के फैसले से मुतमईन नहीं है, आप अब्बा जी के फैसले से मुतमईन नहीं है, तो फिर आपके पास दूसरी जो गाड़ क्या होती है जी? अम्मी को आगे करते हैं। अम्मी ज़रा ये समझाएं इनको, ये कैसे बंदे रहे। अच्छा ओके, तो अगर जो शख्स कमिश्नर के फैसले से गैर मुतमईन होगा, अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद एनी ऑर्डर ऑफ कमिश्नर मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन टू द बोर्ड। वो भाई कमिश्नर से उठ के तेरी ऐसी की तैसी तुझे मैं बताता हूँ, वो जाएगा बोर्ड के पास और जाके कहेगा कैसे कैसे कमिश्नर रखे हैं मैं तुमने, ये देखो मुझे इजाज़त नहीं देते, या अगर इजाज़त देते हैं तो कंडीशन के साथ देते हैं, या दी हुई इजाज़त वापस ले लेते हैं। ये 3 मसले होंगे ना आपको, इसके अलावा क्या मसला होगा? तो वो आगे से कहेगा ओ तेरी शक्ल ही ऐसी है, तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए, चल निकल तू यहाँ से। ऊपर से भी रिजेक्ट हो गया, अब क्या करूँ? अब क्या करूँ? अब किधर जाऊँ? अब कौन सा दरवाज़ा खटखटाऊँ? अब क्या दादाजी दादी अम्मी को ढूंढूँ? अब क्या करूँ? द डिसीजन बाय द बोर्ड शैल बी फाइनल। तो सर उसका फैसला हतमी फैसला है। अब दुनिया में आपके पास कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जहां पे आप जाके वो दरवाज़ा खटखटाएं। अब आपको आखिरत का इंतज़ार करना पड़ेगा और अल्लाह की अदालत में ही शिकायत लगानी पड़ेगी। दुनिया में आपके पास अब कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। बात सबको समझ आ गई? यहां तक सब क्लियर है? अब पूछिए सवाल। कौन पूछ रहा है जनाब? मेरे भाई का नाम क्या है? अहमद। कहाँ के रहने वाले हो? लाहौर की? हमेशा से लाहौर के? हॉस्टल वोस्टल सब आ रहे हो यार? हाउ लकी। सैरी की थी आज? क्या खा के आए हो? या क्या बात है। और अफ्तारी में क्या खाओगे? घर की तरह तुम्हारा यार? अच्छा चलो फिर ठीक है, बिरयानी खाएगा मैं। अच्छा सवाल पूछो। सॉरी अहमद भाई, सवाल पूछे। सवाल भूल गए हम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? अच्छा ये एफबीआर का बोर्ड जी, क्या कह दे? नहीं ऐसे नहीं होता, नहीं ऐसे नहीं होता कि एक दफ़ा रिजेक्ट करके तो दोबारा कर दें, ऐसे नहीं होता वो। प्लीज़ यार सवाल ऐसे ना किया करें, सवाल उन्होंने पूछा है, उनका राइट है। तो भाई ऐसा नहीं होगा, वो डिसीजन एक ही दफ़ा होता है, वो चाहे आपको रिजेक्शन की फॉर्म में मिल जाएगा या आपको इजाज़त मिल जाएगी। ये नहीं होता कि जी पहले कर दिया और बाद में ये कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये कोई फॉर्म 45 फॉर्म 47 थोड़ी है कि 45 में कुछ और 47 में फिर वही। समझ रहे हो ठीक। क्या चीज़?
जी बिल्कुल विड्रॉ कर सकता है, बोर्ड अपनी जो डिसीजन है वो बिल्कुल विड्रॉ कर सकता है, बिल्कुल उसके पास इजाज़त है। और कोई सवाल? सर इनका क्या रोल होता है जो ऊपर? इनका क्या रोल होता है? ये चीफ कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिसर, यार बंदे हैं यार, इनका क्या मतलब? सर कमिश्नर और बोर्ड का इसका मतलब क्या? नहीं बाकी यार, बाकी अब यार एक सफ़े में एक चीज़ हमने पढ़ी है, बाकियों इतनी सारी चीज़ें हैं जो ये लोग करते हैं। आपने अपनी टैक्स कैलकुलेशन हर साल जमा करानी होती है, क्या वो ठीक जमा कराएंगे? उसमें गलतियाँ होंगी ना, वो गलतियाँ कौन पकड़ेगा? ये लोग पकड़ेंगे। आपका ऑडिट कौन करेगा? ये लोग करेंगे। इतने सारा आपका बड़ा कानून है, हर कानून का पता नहीं कितने सेक्शन अभी भी आप पे लगते होंगे, आपको पता भी नहीं होगा। वो कौन आप पे इम्प्लीमेंट करवाएगा? ये लोग करवाते हैं। तो अच्छा खासा काम होता है भाई जी। नहीं सारे नहीं होते, ये नॉर्मली डिप्टी से ऊपर ऊपर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। डिप्टी से ऊपर ऊपर ना ज़रा इनका लेवल होता है, नीचे वाले से शूदर होते हैं सारे, वो ज़रा छोटे होते हैं, ये ज़रा ना लेवल होते हैं। ये CSS पास पढ़े लिखे अच्छे लोग होते हैं। वैसे सारे अच्छे लोग होते हैं, आप अच्छे हो ना तो सारे अच्छे होते हैं। बड़ा सिंपल सा रूल है ज़िंदगी का। चलें जी पॉइंट नंबर 8, 8वां पॉइंट छोड़ें। 8वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं कि कम होती हैं? यार खुदा का वास्ता है यार, कम भी होती हैं, ऐसे नहीं होता, कम भी होती है। 333 पे कभी हुआ करता था, आप देखें आजकल कितने पे है? 280 पे है। 280 हो गया? अच्छा पता नहीं यार, मैं गरीब आदमी, मुझे क्या लगे 280 से, हम लोग को 50 रुपये का डलवाना होता है। आप माशाल्लाह इलेक्ट्रिक हीटरॉन वाले लोग हैं भाई, आप लेवल है आप लोगों का। मेरे भाई कीमतें कितनी दफ़ा चेंज होती हैं? रोज़ाना चेंज होती हैं, 15 दिन के बाद चेंज होती हैं। यानी 15 मार्च को, 16 मार्च को या 1 अप्रैल को, ऐसे कहानी चल रही होती है। अगली कीमतें चेंज होंगी 1 अप्रैल को। अच्छा कीमतें जब 1 अप्रैल को चेंज होंगी तो कीमतें इंक्रीज होने का नोटिफिकेशन कब आएगा? 31 मार्च को, एक दिन पहले आएगा। कीमतें 1 को चेंज होनी है, नोटिफिकेशन 31 को आ गया। 31 मार्च को कितने बजे तक आ जाता है नोटिफिकेशन? रात को पूरे 12 बजे ठक करके नोटिफिकेशन आता है, या कुछ पहले आ जाता है? कोई घंटा पौना घंटा पहले आ जाता होगा ना, 11 साढ़े 10 11 बजे आ जाता होगा नोटिफिकेशन। तो भाई 31 मार्च को रात 11 बजे नोटिफिकेशन आ जाता है कि एक पेट्रोल की कीमतों में 600 रुपये लीटर इजाफा कर दिया गया है। यार आप तो इलेक्ट्रिक कार वाले हैं, आपको क्या टेंशन है? ये तो मेरे जैसे गरीब लोगों का मसला है। ओके अब जी भाई, तो भाई 11 बजे नोटिफिकेशन आया, आपने जब वो नोटिफिकेशन देखा वो 600 रुपये बढ़ गया। आपने अपनी माशाल्लाह एक आपने वैसे ही घर के गार्ड शार्ड के लिए कोई स्पोर्टेज कोई ऑडी शॉडी रखी हुई थी, चलो यार वो पेट्रोल पे चलती है, आप तो माशाल्लाह हीटर में फिरते हैं, तो आपने कहा यार इसमें भी ज़रा पेट्रोल भरा लें। अब आप जब 11:30 बजे पंप पे जाएंगे पेट्रोल भरवाने, तो बताएं आपको पुराने रेट पे मिलेगा कि नए रेट पे मिलेगा? वजह नोटिफिकेशन तो आ गया हुआ। क्या 12 बजे के बाद? यही मैं सुनना चाह रहा था भाई कि इम्प्लीमेंटेशन उसकी 12 बजे है। बेशक नोटिफिकेशन आ गया है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी 12 बजे है। ये जुमला आपने ज़हन में रखना है। और हम कल वाली एग्जांपल पे आते हैं जो हमने कुछ इस तरीके से बनाई थी। हम नॉर्मल टैक्स ईयर पे थे, प्लीज़ खामोशी मेरे भाई, यार गुफ्तगू से इज्तनाब कीजिए। फिर हमने अपना टैक्स ईयर चेंज करके क्या बनाया था? अप्रैल। जी बिल्कुल वो भी हो सकता है, दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों तरह से एग्जांपल बन सकती है। और ये ट्रांजिशन बन गया था। अब मुझे बताइए कि आपने अपना टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल करना है, ये सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। कहां पे खड़े होकर आप एप्लीकेशन देंगे कमिश्नर को? बताइए, क्या यहां पे खड़े होंगे, यहां पे खड़े होंगे, यहां पे खड़े होंगे? नॉर्मल टैक्स ईयर खत्म होने से पहले पहले आपने ये काम करना है भाई। तो इसका मतलब है कि शायद आप यहां कहीं पे एप्लीकेशन दे रहे होंगे, यहां पे खड़े होकर आप कहीं पे एप्लीकेशन दे रहे होंगे कि भाई मुझे अपना टैक्स ईयर चेंज करना है। आपका यहां कहीं पे प्रोसीजर चलेगा और यहां कहीं पे कमिश्नर का ऑर्डर आ जाएगा कि तुम्हें इजाज़त दी जाती है कि तुम नॉर्मल से स्पेशल पे आ जाओ। अब आ जाए उसी जुमले पे जो मैंने आपको कहा था कि याद रखें। यहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल गया कि आपका टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल कर दिया गया है, लेकिन इस नोटिफिकेशन की इम्प्लीमेंटेशन कब से होगी? ये मेरा सवाल है। वो होगी जब आपका स्पेशल टैक्स ईयर का आगाज होगा वहां से। तो नोटिफिकेशन बेशक आ गया, लेकिन इतलाक उसका स्पेशल टैक्स ईयर के पहले दिन होगा। और अगर आप स्पेशल से नॉर्मल पे आ रहे हैं
तो फिर नोटिफिकेशन का इतलाक नॉर्मल टैक्स ईयर के पहले दिन होगा। ठीक है जी। तो सर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का नोटिस 11 बजे आ गया, लेकिन इतलाक 12 बजे होगा भाई। तो सेम नोटिफिकेशन यहां पर आ गया, इतलाक यहां से होगा। ये बात लिखी है पॉइंट नंबर 8 में। एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर, चेंज इन टैक्स ईयर का जो फैसला है शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर और द नॉर्मल टैक्स ईयर। तो मेरे भाई चेंज इन टैक्स ईयर का जो नोटिफिकेशन है इसका इतलाक स्पेशल टैक्स ईयर के पहले दिन होगा, और अगर आप स्पेशल से नॉर्मल पे आ रहे हैं तो नॉर्मल के पहले दिन होगा। क्या ये बात सबको समझ आ गई? किसी का कोई सवाल? यहां तक किसी का कोई सवाल? हमने टैक्स ईयर के बारे में मुकम्मल बातें पढ़ ली हैं। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछे। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं? सब अच्छा है? ओके चलें फिर आगे। अहमद 1 मिनट दीजिएगा। ओके जी, अगले सफ़े पे आइए। सेक्शन 81 हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सेक्शन 82 की तरफ आएंगे। जी 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 जी, ऐसा मुश्किल है वैसे, ऐसा नॉर्मली करते नहीं है। जब आप किसी ऊपर वाली अथॉरिटी के पास जाते हैं ना, तो आपने ये बताना होता है कि मैं आपके पास किस लिए आया हूँ। आपने ये कहना होता है कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मुझे ये कंडीशंस पसंद नहीं है। वो सिर्फ कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, वो इसके अलावा इधर उधर की बात नहीं करते। तो इसीलिए ऐसा नहीं होता कि आपका जो केस पहले है वो आगे जाके रिजेक्ट हो जाए, ऐसे कभी भी नहीं होगा। आप लोग सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट है जी यहाँ पे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का। आप बस इतना मान लें कि जो आपके टैक्स की बुनियाद है ना वो इस कॉन्सेप्ट पे खड़ी हुई है। ठीक है जी, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। कल हमने पढ़ा था पर्सन्स 3 तरह के हैं। कौन कौन से? इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। 3 तरह के पर्सन्स हैं। और अगर ये पर्सन्स 3 तरह के हैं तो बस ठीक है, इतनी बात काफ़ी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये तीनों रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। ये तीनों रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। हम आगाज़ करेंगे इंडिविजुअल से। हम ये देखेंगे कि क्या ये इंडिविजुअल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। इसका कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात अभी आप लोगों ने नहीं पूछनी, और वो ये है कि कोई भी शख्स के रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये बात हम अगले कोई 2 दिन बाद पढ़ रहे होंगे, इसलिए अभी फ़िलहाल हमने ये नहीं पढ़ना कि किसी भी शख्स के रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़िलहाल इतनी बात आपने ज़हन में रखनी है कि बस हम सिर्फ रेजिडेंट की डेफिनेशन पढ़ने लगे। ठीक होगी बात? मेरे भाई 3 चीज़ें हैं, अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ पूरी हो गई उस शख्स को कहा जाएगा कि ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है। ओके, 3 चीज़ें हैं, तीनों में से कोई एक शर्त भी पूरी हो गई तो कहा जाएगा कि ये शख्स रेजिडेंट इंडिविजुअल है। पहली शर्त क्या है? स्टे इन पाकिस्तान इज 183 डेज और मोर इन आ टैक्स ईयर। अगर किसी शख्स का पाकिस्तान के अंदर स्टे एक टैक्स ईयर में, भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन आ टैक्स ईयर। रेजिडेंशियल स्टेटस हमेशा किसी टैक्स ईयर के रेफरेंस से ही आइडेंटिफाई होता है। तो एक टैक्स ईयर में अगर कोई शख्स पाकिस्तान में 183 या उससे ज़्यादा दिन गुजार लेगा तो वो शख्स पाकिस्तान में रेजिडेंट कहलाएगा। बात समझ आती है? कोई मुश्किल बात तो नहीं है। इसके अंदर सिर्फ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी कोई आपसे पूछे कि बताओ क्या मैं रेजिडेंट हूँ या नहीं, तो आपने अगला सवाल उससे ये करना है, बताओ किस टैक्स ईयर के बारे में तुम पूछ रहे हो। तुम टैक्स ईयर 24 का पूछ रहे हो, 23 का पूछ रहे हो, 22 का पूछ रहे हो, 21 का पूछ रहे हो। तो पहला सवाल आपका ये होना चाहिए कि किस टैक्स ईयर में, क्योंकि हर टैक्स ईयर में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस फ़र्क हो सकता है। क्या ये बात सबको समझ आई? अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एक भाई साहब हैं,
ऑल करेक्टर्स आर प्योरली फिक्टिशियस, एनी रिजेम्बलेंस इज प्योरली कोइंसिडेंशियल। मिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, 1 जुलाई 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक ये पाकिस्तान में रहे। मुझे बताइए क्या ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ज़रा दिन गिन के बता दें। सवाल नहीं पूछा आपने, आपने पूछा नहीं किस टैक्स ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, पूछना चाहिए था। मैं अगर कहूँ टैक्स ईयर 22 के बारे में तो बताएं, टैक्स ईयर 22 में रेजिडेंट थे नॉन रेजिडेंट थे? सर ये डाटा टैक्स ईयर 22 का तो नहीं है, ये तो टैक्स ईयर 23 का डाटा है। तो आप कहेंगे 22 का डाटा दें, फिर मुझे कुछ बात समझ आ रही है? तो इसलिए पहला सवाल ये होगा कि कौन से टैक्स ईयर में, और फिर उस टैक्स ईयर की तारीखें देखी जाएंगी। आई कैप आपको कंफ्यूज ऐसे ही करेगा, वो तारीखें 50 टैक्स ईयर की आपको दे देगा और रिक्वायरमेंट किसी एक टैक्स ईयर की देगा, तो आपने सिर्फ उस टैक्स ईयर का तारीखें उठानी है। बात समझ आ गई? तो अब आप मुझे बता दें कि टैक्स ईयर 2023 में बता दें कि ये भाई साहब रेजिडेंट हैं कि नॉन रेजिडेंट हैं। आप लोग ज़रा ये कैलकुलेट करें, मैं 1 मिनट आता हूँ। अहमद ज़रा 1 मिनट दीजिएगा जी। फरमाइए क्या आपने खुलासा निकाला? रेजिडेंट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने, 6 × 30 180। ये तो 180 बनते हैं। कितने लोगों ने ऐसे कैलकुलेट किया? तो खुदा के बंदो ऐसे नहीं करना कैलकुलेट मेरे भाई, आपको कैलकुलेशन एक एक दिन की करनी पड़ेगी। कितने दिन? 184। तो रेजिडेंट बनते हैं? रेजिडेंट। तो मिस्टर शहबाज शरीफ इज रेजिडेंट फॉर टैक्स ईयर 2023। क्यों असर है? किस पे असर है? रेजिडेंट पे असर है या इस पे असर है? इस पे असर है। कैमरा इसकी तरफ करो। ओके, सब अच्छा है, सब अच्छा है यहां तक? ओके, एक और एग्जांपल लिखते हैं। रेजिडेंट प्रेसिडेंट प्लीज। कोई इंसान बने, इंसान। खामोशी से कैलकुलेट कर दे मुझे, खामोशी से, कोई शोर डालने की जरूरत नहीं है। हामी शहजादे कल कर दे कैलकुलेट। गिलगित के रहने वाले हो, कब जाओगे घर? पेपर दे के एक ही दफ़ा। ओके, करें कैलकुलेट। ईद पे भी नहीं जाओगे? कोई बात नहीं, होता है, ज़िंदगी है। बताएं जी। हाँ जी, 181 पहला गैर ख़त्मी गैर सरकारी नतीजा 181 180। आए दुर्शंदा सितारे। और आंसर बताइए। हाँ भाई 182 181। और किसी का इसके अलावा कोई जवाब हो? 181 182 सबका जवाब आ रहा है। चलें आइए देखते हैं। नवंबर के कितने दिन? दिसंबर के? जनवरी, फरवरी, फरवरी कौन से वाला है? ये देख के बताएं फरवरी कौन सा वाला होगा। नहीं, नो। नवंबर 19, दिसंबर 19, जनवरी 20, फरवरी 20। तो फरवरी 20 लीप ईयर है, तो आपको 29 लिखना चाहिए। आप 28 क्यों लिख रहे हैं? ओके, तो जिन्होंने 28 लिखा है उन्होंने गलत लिखा है। तो प्लीज रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हुए आपको लीप ईयर का ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज आई कैप नंबर काट लेगा जी। किस तरह पता लगेगा ये मैं भी बता देता हूं कैसे पता लगेगा। मार्च और अप्रैल कितने दिन बने? 182। तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? नॉन रेजिडेंट। सो मिस्टर आसिफ अली जरदारी इज नॉन रेजिडेंट फॉर टैक्स ईयर 2020। बात समझ आ गई? और सब अच्छा है? ओके।
मेरे ख्याल में आपको दिन कैलकुलेट करने आ गए और इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी थोड़ा सा पता लग गया। इस कॉन्सेप्ट में जो मुश्किलात हैं वो भी पढ़ते हैं। पहले भाई का सवाल था कि लीप ईयर का कैसे पता लगेगा। सर आपका जो साल चल रहा होता है ना, उसके आखिरी 2 डिजिट अगर 4 पे डिवाइड होते हो ना तो वो लीप ईयर होता है। जैसे हम अभी कौन से साल में खड़े हैं, 2024, इसके आखिरी 2 डिजिट कौन से हैं, 24, 4 पे डिवाइड होते हैं, 4 6 are 24, तो सर ये लीप ईयर है, तभी ये फरवरी 29 का था। ऐसे ही है, सब अच्छा है। और वैसे मैं आपको हिंट देता हूं या गेस कह लें, गेस देता हूं, कंफर्म नहीं है। आप चूंकि इस अटेम्प्ट में पेपर दे रहे हैं तो आपको टैक्स ईयर 24 ही आएगा, क्योंकि वो जिस अटेम्प्ट का पेपर होता है ना वही टैक्स ईयर आता है। तो हाईली लाइकली आपको ये मसला पेपर में आने वाला है। तो अगर वो आपको टैक्स ईयर 24 का डाटा देगा तो फिर आपने ज़रा ज़हन में ये बात रखनी है कि ये फरवरी 29 का है। ठीक होगी बात। वैसे लीप ईयर आता क्यों है, ये फरवरी में 29 दिन के 4 साल बाद, इनको क्या मतलब होता है कि जी 29 कर देते हैं। ये आता है कि आपने बताया था, ये आता है क्योंकि आपने बताया था, मैं फिर भूल गया। तो ज़हन से, हाँ जी, क्यों आता है ये 6 घंटे क्या होते हैं, याद आ गया मेरे भाई को। जमीन सूरज के गिर चक्कर लगाती है कि सूरज जमीन के गिर चक्कर लगाता है। जमीन सूरज के गिर चक्कर कितने अरसे में लगाती है, 365 दिन में एक चक्कर पूरा होता है। नहीं, 365 दिन और 6 घंटे। ओके, तो वो 6 घंटे 4 साल के बाद ना 24 घंटे होते हैं, तो एक दिन का फर्क पड़ जाता है, उसको पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बड़ी साइंस की ज्योग्राफी की क्लासें हो गई। आ जाए वहाँ पर टेक्स्ट पे। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई, सब ओके है जनाब। एक मिनट प्लीज जी। नॉन रेजिडेंशियल साबित हो जाता है कि जी, अब उसकी प्रॉपर्टी जो है सारी वो तो इधर है, उस पे क्यों नहीं टैक्स लगेगा? नहीं ये बात तो मैंने भी आपके साथ की नहीं है। मैंने तो आपको ये बताया ही नहीं है कि रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होने से होता क्या है। ये तो मैंने कहा 2 दिन बाद बताऊंगा। तो अभी ये सवाल थोड़ा सा वेट, लिख के रख लें, परसों जवाब दूंगा। अभी मुझे नहीं आता, अभी तो मैं यही पढ़ के आया हूँ, अभी मैं यही याद करके आया हूँ, रट्टा लगा के आया हूँ, अभी बाकी नहीं आता मुझे। ओके ठीक है जी। तो अभी ये नहीं देखना, अभी फिलहाल हम सिर्फ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट निकालेंगे। एक और एग्जांपल जिस पे आप मुझे बताएंगे। क्या हुआ यार, हदों की तरह खूबसूरत नाम है आपके सामने लिख रहा हूँ, आप लोग मतलब यार थोड़ी यार सोचने तो दे। 1 मिनट प्लीज। बता दें जी, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। अच्छा देख रहे हैं इधर कैलकुलेट कोई नहीं कर रहा, कैलकुलेट करके बताएं मुझे किधर है रजिस्टर्स। जो मैंने कहा था कि हर सब्जेक्ट का अलग रजिस्टर होना चाहिए, वही छोटे भाई के केमिस्ट्री का रजिस्टर उठा के ले आए सब। जी भाई, यार ये एसी चलाते हैं फुल स्पीड पे। जी हाँ जी, रेजिडेंट है। कैसे आपने कैलकुलेट किया जी, बताइए ज़रा। सितंबर के कितने दिन, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी के 31, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अच्छा ये ब्रेक नहीं आ रही बीच में। 31 दिसंबर को तो ये पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, मिसाल के तौर पे बेल्जियम चले गए होंगे, फिर 1 अप्रैल को वापस आए। तो आप ये फिर इसके अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च क्यों शामिल कर रहे हैं? ये आपने लिखवाया तो है मुझे, तो मैं बोली लिखी जाऊंगा, लिखी जाएंगे जी। तो भाईजान ये 3 शामिल नहीं करने हैं। इन 3 महीनों में तो ये पाकिस्तान में थे ही नहीं,
तो जिन महीनों में ये पाकिस्तान में थे वो कैलकुलेट कराएं। अब कराएं टोटल इनका 180, पूरे 183। तो क्या कहूं, रेजिडेंट। जी बिल्कुल ब्रेक आ गया। यही तो आपको सिखाना था कि स्टे चाहे पाकिस्तान में कंटिन्यूस हो चाहे तोड़ तोड़ कर हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। यही तो सिखाने के लिए एग्जांपल दिया आपको। और अब आइए कानून पढ़ते हैं ताकि चीजें वाज़ेह हो जाएं। रेजिडेंट इंडिविजुअल सेक्शन 82, एन इंडिविजुअल शेल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर। एक इंडिविजुअल को एक टैक्स ईयर में रेजिडेंट कहा जाएगा इफ द इंडिविजुअल इज मौजूद इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ, जंप मारे कॉमा से आगे, 183 डेज और मोर इन द टैक्स ईयर। तो अगर एक इंडिविजुअल पाकिस्तान में 183 या उससे ज़्यादा दिन मौजूद रहा तो वो रेजिडेंट है। ये तो बात हो गई उस शख्स के लिए जो कंटिन्यूस पाकिस्तान में मौजूद रहा। अब बात करते हैं उस बंदे के लिए जो कि तोड़ तोड़ के मौजूद रहा। एन इंडिविजुअल शेल बी आर रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ द इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर periods amounting in aggregate to 183 days। तो ये अमाउंटिंग इन एग्रीगेट का मतलब ये है कि अगर वो तोड़ तोड़ के रहा पाकिस्तान में तो आप उन सबको एग्रीगेट कर दें, उन सबको सम कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बस साल के जो 365 देना है उसमें से 183 डेज पूरे करने हैं, चाहे वो इकट्ठे कंटिन्यूस हो जाए चाहे वो तोड़ तोड़ के हो जाए। जैसे माशाल्लाह अक्सर लोग होते हैं वो साल के दौरान पाकिस्तान आते हैं, कुछ अरसा रहते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। फिर आप जैसे अमीर लोग आते हैं जो सिर्फ वीकेंड्स पे बाहर के मुल्क चले जाते हैं क्योंकि यूरोप जरा वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं, फिर मंडे को वापस आ जाते हैं, फिर क्लास से नहीं 5 दिन, फिर फ्राइडे को इस दफ़ा दुबई चले गए, 2-3 दिन वहाँ गुजार लिए, फिर पाकिस्तान आ गए, फिर चलो इधर ऑस्ट्रेलिया चले गए, फिर 2 दिन बाद वापस आ गया। तो ये चलता आपका तो आना जाना लगा ही रहता है। तो तोड़ तोड़ के भी रह रहे हैं, तो तोड़ तोड़ के जो पाकिस्तान में आप दिन गुजार रहे हैं इनको टोटल कर लें। अगर 183 से ज़्यादा हो जाए तो आप रेजिडेंट हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे आप इकट्ठे रहें चाहे तोड़ तोड़ के रहें। बात वाज़ेह हो गई, बात क्लियर हो गई। किसी का कोई सवाल, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? किसी का ये सवाल तो नहीं है कि सर मुझे ये नहीं याद रहता कि जनवरी में 31 होते हैं कि 30 होते हैं? ये प्रॉब्लम है? नहीं, जेन्युइन प्रॉब्लम है तो बताएं। तो क्या हल करें इसका? जनवरी नहीं, वो उधर से जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जो ऊपर वाले हैं वो सारे 31 हैं, जो नीचे वाले हैं वो सारे 30 हैं, सिवाय फरवरी के वो 28 हैं। ठीक हो गया, ये भी जुगाड़ लग गई। अब ये ना कहेंगे सर मैं काउंट करूं या लिखूं, तो फिर किसी का हाथ काट के ले जाएंगे पेपर में। यही मेरे पास हल है और कोई हल नहीं है। जी मिटा दूं ये? ओके 30। जी जल्दी नोट करें, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। पीछे सिर्फ 96 दिन बचे हैं भाई, सॉरी 95। आज का दिन निकाल के फिर मेरी छुट्टियां शुरू हैं। हाँ तो मैं तो अपनी छुट्टियों का प्लान कर रहा हूँ ना। अगस्त में मेरी छुट्टियां होती हैं, आप लोगों के पढ़ने के दिन होते हैं। क्यों भाई दोस्त, इस दफ़ा सोचूं छुट्टियों में गिल गया हूँ। क्या हुआ यार? नहीं जा सका यार, जाना था पर नहीं जा सका, पैसे ही नहीं थे यार। गरीब आदमी है, हमेशा सोचता हूँ कहीं जाऊँगा फिर पैसे ही नहीं होते मेरे पास। यार आप लोग पता नहीं क्या समझते हैं, एक बंदा सी है तो पता नहीं कितना अमीर है। गरीब आदमी हूँ यार मैं। जी हो गया नोट? चलें आगे। ओके एक और मिसाल लिखते हैं भाई, और फिर जो मसले मसाइल हमें हैं उनको ज़रा फोकस करते हैं। यार गला बड़ा ख़राब हो गया। जी फरमाइए मिस्टर विराट कोहली, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? अब पहले ही रेजिडेंट, दिन तो गिन ले मेरा भाई।
जी बताइए, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? तो कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए सिटीजनशिप मैटर नहीं करती, आपकी शहरियत मैटर नहीं करती, ये बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तानी शहरी हैं लेकिन नॉन रेजिडेंट हैं। आपके घर में से कोई आपके बहन भाई, कोई कजन, कोई चाचा मोहम्मद आया, क्या बाहर के मुल्क नहीं रहते? रहते हैं ना कोई तो बंदा बाहर के मुल्क रहता ही होगा। वो बेशक पाकिस्तानी शहरी हैं लेकिन वो नॉन रेजिडेंट हैं क्योंकि वो ये वाली शर्त पूरी नहीं करते। कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन एचएसएन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं थॉमसन साहब, क्या वो पाकिस्तानी शहरी हैं? नहीं, लेकिन वो चूंकि पाकिस्तान में 183 या उससे ज़्यादा दिन गुजार चुके हैं, इसीलिए वो क्या है, वो रेजिडेंट है। तो सर सिटीजनशिप इज टोटली इररेलेवेंट, सिटीजनशिप को इग्नोर करना है आपने। और ये मैं बता चुका हूं पिछली क्लास में कैसे इग्नोर करना है। जैसे आपके घर वाले आपको इग्नोर करते हैं, शोहरियत को वैसे इग्नोर करना है। हमें शोहरियत नहीं चाहिए, हमें स्टे चाहिए। पाकिस्तान में कितना स्टे है, बात क्लियर होगी अब? और सब अच्छा है? हाँ जी। अब जरा मुझे कैलकुलेट कर। अच्छा रेजिडेंट निकल आए भाई? हाँ कितने सितंबर में, ये बताएगा और कोई नहीं बताएगा। अब जनवरी से शुरू है मेरा भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। हाँ जी कितने? बस जबरदस्त। अक्टूबर में, नवंबर में, बस ठीक है सर, जुगाड़ लगनी चाहिए, बाकी छोड़ें, दफा करें। तो कितने हो गए टोटल? अच्छा सॉरी 30 दिसंबर में कह रहे हैं 30 दिन होते हैं। अच्छा सॉरी, वो 30वें दिन ही चला गया। तो भाई बन गए रेजिडेंट। अब अधूरी बात सुने, अधूरी बात यह है जो आपको 2 दिन बाद बतानी है। उसका कुछ हिस्सा यह है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान में रेजिडेंट हो जाए ना, तो उसको अपनी कुछ इनकम्स पे ना पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ता है। ये अधूरी बात है। अगर कोई शख्स पाकिस्तान में रेजिडेंट हो जाए तो उसको अपनी कुछ इनकम्स पे पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ता है। भाई को टैक्स देना पड़ जाएगा? वो बोले भाई रेजिडेंट हो गए, भाई एक दिन भी किसी तरीके से माइनस कर देंगे ना तो ये बन जाएंगे नॉन रेजिडेंट और इनको पाकिस्तान में टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब विराट कोहली साहब ना कुछ ना हरकतें ढूंढ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं यार किसी तरीके से जुगाड़ लगे, एक दिन माइनस हो जाए। अब इन्होंने ना सवाल करने शुरू किए। इन्होंने कहा एफबीआर वालों को कि एफबीआर वालों तुमने बना दिया मुझे रेजिडेंट और अब तुम मुझे कहते हो कि पाकिस्तान में टैक्स दो। यार देखो मैं पाकिस्तान में आया था 1 जुलाई को, बिल्कुल मैं आया था, मैं मानता हूँ, लेकिन जो मैं पाकिस्तान पहुंचा था ना वो मैं पहुंचा था रात 11:58 पे। ठीक 1 जुलाई इतने बजे, यानी मैंने 1 जुलाई के सिर्फ 2 मिनट पाकिस्तान में गुजारे हैं। 23 घंटे और 58 मिनट तो मैंने इंडिया में गुजारे हैं। तो जब मैंने पाकिस्तान में गुजारे ही 2 मिनट हैं तो तुम ये दिन मेरा क्यों काउंट करते हो 1 जुलाई वाला? तुम 1 जुलाई निकाल दो, जुलाई को 31 के बजाय 30 करो, ये 182 हो जाएंगे, मैं नॉन रेजिडेंट हो जाऊंगा। क्या सवाल उनका वैलिड है? भाई सवाल उनका बिल्कुल लॉजिकल है। आपके पास भी फिलहाल इसका कोई जवाब नहीं है। आप भी कह रहे हैं यार बात तो ये ठीक कर रहा है। अब जब लॉ मेकर ने ये सेक्शन 82 बनाया ना, उसने तो बना दिया, लेकिन जब बाद में ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आई ना तो लॉ मेकर को भी एहसास हुआ कि यार मैंने ना गड़बड़ कर दी है, मैंने लॉ के अंदर ना कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं रखी, मुझे चीज़ों को ना क्लैरिफाई करना चाहिए था। तो सर जहाँ पे भी लॉ में इस तरह की एम्बिग्युइटी आ जाए ना, लॉ मेकर को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है और वो क्लैरिफिकेशन आप रूल्स में देते हैं। तो अब आपको नीचे नजर आ रहे होंगे इनकम टैक्स रूल्स 2002, तो ये सारी क्लैरिफिकेशंस अब यहां पर मौजूद होंगी। बात समझ आ रही है? आइए देखते हैं। भाई साहब फरमाते हैं अ पार्ट ऑफ अ डे, दिन का कोई भी हिस्सा, दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, जिसमें एक शख्स पाकिस्तान में मौजूद होगा, ब्रैकेट को छोड़े, काउंट्स एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस, तो वो दिन उसका मुकम्मल पाकिस्तान में काउंट होगा। एक शख्स था अभिनंदन, पाकिस्तान आया था कितने बजे? तकरीबन मुझे याद है मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था उस वक्त जब वो पाकिस्तान आया था, कोई 11:30 पौने 12 का टाइम था जब वो भाई पाकिस्तान में आया था। तो बेशक उसने दिन का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा, लेकिन उसका वो पाकिस्तान में गुजारा गया दिन मुकम्मल काउंट होगा, क्योंकि रूल कहता है अ पार्ट ऑफ अ डे काउंट्स एज अ होल डे। तो कोहली साहब आप 11:58 की बात करते हैं,
आप 11:59 और 59 पे भी पाकिस्तान आए होते ना, तो आपने दिन का 1 सेकंड पाकिस्तान में गुजारा था, तो वो दिन का एक हिस्सा था, तो भी पूरा ही काउंट होना था। तो आज ये कंफ्यूजन दूर हो गई। बात समझ आ गई? तो दिन का कोई भी हिस्सा आपने पाकिस्तान में गुजारा हो वो पाकिस्तान में काउंट होगा। क्लियर होगी बात जी? आप ये जो बाहर के एम्बेसडर्स होते हैं, ये इधर रहते हैं जी, इसके बारे में ये 2 पॉइंट अभी खाली है ना, 2 पॉइंट अभी खाली है ना, उसकी बात यहां पर होगी। ठीक है, आपका सवाल ठीक है, लेकिन ये दूसरे बुलेट में उसकी बात होगी। आगे चलिए, कोहली साहब फिर फंस गए। कोहली साहब ने कहा अच्छा चलो यार देखो, 30 दिसंबर मैं रात को 12:01 पे चला गया था। 12 बजे आपको पता ना दिन चेंज हो जाता है, तो 30 दिसंबर की रात 12:01 पे मैं इस मुल्क से चला गया था, तो मैंने तो 30 दिसंबर का सिर्फ 1 मिनट पाकिस्तान में गुजारा हुआ है। क्यों 30 दिसंबर पूरा काउंट करते हो? माइनस करो 30 दिसंबर का एक दिन। लॉ मेकर ने कहा, आए पढ़ लें सफा नंबर 32 कोहली साहब। अ पार्ट ऑफ अ डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट्स एज अ होल डे ऑफ प्रेजेंस। कोहली साहब 1 मिनट भी मैं 1 सेकंड की बात करूं, आप फिर मुझे मिनटों पर ला रहे हैं। आपने 1 मिनट पाकिस्तान में गुजारा है, आपने दिन का कोई हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा है, तो पार्ट ऑफ अ डे काउंट्स एज अ होल डे। बात समझ आ गई सबको? अब पूरा जुमला ब्रैकेट समेत पढ़ते हैं। अ पार्ट ऑफ अ डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द डे ऑफ अराइवल इन एंड द डे ऑफ डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान काउंट्स एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस। तो दिन का कोई भी गुजारा हुआ हिस्सा पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो दिन पाकिस्तान में आने का हो, चाहे वो पाकिस्तान से जाने का हो, वो पूरे का पूरा पाकिस्तान में काउंट होगा। तो पेपर में आईकैब आपको कहेगा कि एक शख्स 16 अप्रैल को पाकिस्तान आया और 23 अप्रैल को पाकिस्तान से चला गया। मुझे बताइए, क्या 16 तारीख और 23 तारीख दोनों दिन आप काउंट करेंगे कि नहीं? आपको दोनों दिन काउंट करने पड़ेंगे, क्योंकि 16 को अगर आया तो 16 को किसी टाइम तो आया होगा ना, तो बस दिन का हिस्सा गुजार लिया, पाकिस्तान में काउंट होगा। और 23 को अगर पाकिस्तान से गया तो ऑब्वियस बात है कि 23 को ही गया ना, तो 23 का हिस्सा गुजारा है पाकिस्तान में, तो 23 को गया ना, तो 23 भी आपने काउंट करना, तो दोनों दिन आपको काउंट करने पड़ेंगे। वो बात समझ आती है? वो सब अच्छा है। लें जी, कोहली साहब फंस गए। अच्छा, अब कोहली साहब ने कहा कि यार ये तो काबू नहीं आए, चलो एक और ज़रा जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं। कोहली साहब ने कहा कि भाई मैं आया था पाकिस्तान में PSL खेलने, बीच में 14 अगस्त की छुट्टी आ गई, मैं उस दिन मैच नहीं खेल सका, मेरी तो छुट्टी हो गई। तो मैं जिस काम के लिए आया था, जब वो काम ही नहीं हुआ, तो फिर आप वो दिन निकालें पाकिस्तान में से, निकालें 14 अगस्त का एक दिन कम करें जी, तो मैं 182 नॉन रेजिडेंट। लॉ मेकर ने कहा यार ये भी बात कहीं लॉ में डिफाइन नहीं है, तो इसको भी रूल में बताना पड़ेगा। तो भाईजान बी का पहला बुलेट, द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली प्रेजेंट और पार्टली प्रेजेंट। ये क्या बात हुई? इंडिविजुअल पूरा पाकिस्तान में हो या आधा पाकिस्तान में हो? ये आधा पाकिस्तान में कैसे हो सकता है बंदा? पूरा तो समझिए, आधा पाकिस्तान में कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं, बॉर्डर पे भी आप नहीं हो सकते। आप जरा पांव उधर करें ना, ऐसे एक फायर पड़ेगा आपको, जरा पांव उधर रख के देखें, उधर फायर पड़ेगा सीधा, तो वापस पाकिस्तान में गिरेंगे आप। तो बताइए जी, ये पाकिस्तान में कैसे हो सकता है इंसान? अच्छा, ये पार्टली डेज के लिए है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है। अच्छा, ये अंग्रेजी जिन लोगों की अच्छी है ना, उनको समझ आ जाती है कि पार्टली का वर्ड जो है ना डेज के लिए है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है। द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान, ये जो नीचे दिए गए दिन है, अगर इन दिनों में चाहे पूरा दिन इंडिविजुअल पाकिस्तान में मौजूद हो या दिन का थोड़ा बहुत हिस्सा पाकिस्तान में मौजूद हो, काउंट्स एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस नेमली अ पब्लिक हॉलीडे। तो सर अगर आप पाकिस्तान में छुट्टी के दिन भी मौजूद थे ना, तो सर बहाना कोई नहीं चलेगा, आपका वो दिन पाकिस्तान में ही काउंट होगा। तो कोहली साहब आप भी हमारे साथ 14 अगस्त की खुशियों में शरीक हों। हम एक आज़ाद कौम है और हम कोई गुलाम हैं, आज़ाद कौम है हम, तो हम बिल्कुल आज़ाद कौम है। आप भी हमारी आज़ादी की खुशियों में शरीक हो, तो ठीक है जी, आपका दिन ये पाकिस्तान में काउंट होगा मेरे भाई। बात समझ आ गई? क्लियर होगी बात? तो कोहली साहब फिर यार ये क्या बात हुई? फिर कोहली साहब ने एक और जुगाड़ लगाई। कोहली साहब ने कहा कि देखें भाई, सिंपल सी बात है, 21 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक मुझे था शदीद बुखार, मैं रहा बीमार और मैं PSL नहीं खेल सका, मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट था। तो जिन दिनों में बीमार था, छुट्टियों में था, सर वो दिन तो निकाले ना आप इसमें से। लॉ मेकर ने कहा पढ़ लो कोहली बुलेट नंबर 2, द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट्स एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस नेमली अ डे ऑफ लीव इंक्लूडिंग सिक लीव।
तो सर छुट्टी का दिन भी पाकिस्तान में काउंट होगा, कहीं से बख्शिश नहीं हो रही हमारी, बस पाकिस्तान में पहुंच गए, हर तरह से वो दिन पाकिस्तान में काउंट हो रहा है। फिर कोहली साहब को एक और तरकीब सूझी। कोहली साहब ने कहा कि भाईजान आपके मुल्क में तो धरने ही बड़े होते हैं, आपके मुल्क में तो एहतजाज ही बड़े होते हैं। मैं आराम से मैच खेलने जा रहा था, पता लगा जी लिबर्टी पे राउंड अबाउट पे धरना हो गया, वहाँ पे कॉल आ गई है पहुँचो सारे, पहुँच गए सारे वहाँ पे। अब मैं बीच में फंस गया, मैं मैच में पहुँच नहीं सका। तो सर आप देखें कि मेरे 2 दिन मैं वहीं पे बैठा रहूँ, मुझे भी सड़क पर धरने में बैठना पड़ा इनके साथ, ना मैच हो सका, ना कोई और काम हो सका, ना जो मैंने बैट कराची से मंगाए थे ना वो पहुंच सके इधर, ना मेरी किट पहुंच सकी इधर तक। तो देखें सर ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया। तो आप लोगों की स्ट्राइक की वजह से, आप लोगों के लॉकडाउन की वजह से, आप लोगों की हड़तालों की वजह से काम मेरा नहीं हो सका। तो सर इसमें तो आपकी गलती है, मेरी गलती तो कोई नहीं है, तो ये 2 दिन भी निकालना यहाँ से। लॉमेकर ने कहा कोहली पढ़ लो रूल नंबर कौन सा है 14, द फॉलोइंग डेज in which an individual is wholly or partly present in Pakistan counts as a whole day of such presence, namely a day that the individual's activity in Pakistan is interrupted। वो दिन जिसमें इंडिविजुअल की एक्टिविटी पाकिस्तान में मुदाखलत का शिकार हो गई, किस वजह से? बिकॉज ऑफ ए स्ट्राइक, बिकॉज ऑफ ए लॉकआउट और बिकॉज ऑफ ए डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाईज। किसी हड़ताल की वजह से या लॉकडाउन की वजह से, या उसको कोई चीज़ें पहुंचनी थी, हड़ताल की वजह से नहीं पहुंच सकी। वो कहता है भाई सब ये बहाने हैं, आप इन दिनों में भी अगर पाकिस्तान में मौजूद थे ना तो आप पाकिस्तान में ही काउंट होंगे। तो यहाँ पे भी कोहली साहब की बख्शिश नहीं हो सकी। फिर आखिरी फायर था कोहली साहब के पास जो उन्होंने जुगाड़ लगाने की कोशिश की। बात को ध्यान से समझिएगा। कोहली साहब 1 जुलाई को लैंड हुए इस्लामाबाद में, जहाज से निकलने लगे, पायलट ने कहा कोहली साहब पहली दफ़ा पाकिस्तान आए हैं? हाँ जी बिल्कुल पहली दफ़ा पाकिस्तान आए हूँ। लाहौर देखा है? नहीं देखा, चले आए पहले पैदा हो लेते हैं। वो ले गया लाहौर इनको और 5 दिन लाहौर घुमाता रहा, और लाहौर घुमाने के बाद वापस फिर इस्लामाबाद फेंक गया कि आ जाए भाई अब आप काम करें अपना। इसका मतलब है अपनी एक्टिविटी करने से पहले ये वेकेशंस पे चले गए, पहला सिनेरियो। बात समझ आ गई? कहानी चेंज। कोहली साहब इस्लामाबाद पहुंचे, क्रिकेट खेली, कोई 1 सितंबर को वही जहाज का पायलट आया और कहा कोहली साहब लाहौर देखा? नहीं। ओके, तो 5 दिन वो लाहौर दिखाता रहा एक्टिविटी के दौरान, ड्यूरिंग द एक्टिविटी। दूसरा सिनेरियो। और तीसरा सिनेरियो क्या होगा? जब ये पाकिस्तान से जाने लगे, पायलट ने पूछा लाहौर देखा? नहीं। तो जाने से पहले पैदा तो हो ले। तो वो लाहौर ले गया, लाहौर दिखाया और फिर इंडिया ले गया, यानी कि एक्टिविटी के बाद। तो इसका मतलब है वेकेशंस एक्टिविटी से पहले भी हो सकती हैं, पहला सिनेरियो, वेकेशंस एक्टिविटी के दौरान भी हो सकती हैं, और वेकेशंस एक्टिविटी के आखिर में भी हो सकती हैं। अब बताइए कि ये जो वेकेशंस पे चले गए, पाकिस्तान में मौजूद थे लेकिन अपना काम नहीं कर रहे थे, क्या ये दिन पाकिस्तान में काउंट होंगे? बिल्कुल होंगे। आखिरी बुलेट यही कहता है द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस, नेमली अ हॉलीडे स्पेंट बाय द इंडिविजुअल इन पाकिस्तान। वो छुट्टियां जो एक इंडिविजुअल ने पाकिस्तान में गुजारी बिफोर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान, एक्टिविटी से पहले, ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान, एक्टिविटी के दौरान दूसरा सिनेरियो, और आफ्टर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान, एक्टिविटी के एंड पे तीसरा सिनेरियो। तो इसका मतलब है आपकी जान किसी भी केस में नहीं छूट रही, आप बस जिस दिन पाकिस्तान आ गए समझ लें आप फंस गए। रेजिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को कहीं और ना लेके जाए, रेजिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप फंस गए, वो दिन आपका पाकिस्तान में काउंट होगा। सब अच्छा है यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अभी तक सारे दिन पाकिस्तान में काउंट हो रहे हैं भाई, अभी तक किसी केस में कोई एग्जेम्पशन आपको नहीं मिली? हाँ भाई सब अच्छा है। सीए करके पाकिस्तान से बाहर जाओगे, पाकिस्तान में रहोगे? बाहर जाएंगे। किस मुल्क में? किसी, हम अफगानिस्तान चले जाएंगे, बस बाहर के मुल्क जाना है हमने। कोई है ऐसा दुर्ग क्षमता से तारा जो कहे मैं पाकिस्तान में रहूंगा? सबसे पहले तू ही भागेगा, मुझे पता। मैं अपना बिजनेस करूंगा। ठीक है, पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है भाई। आप लोग जो लोग पाकिस्तान से बाहर, ठीक है अल्लाह ने जहाँ का रिज़्क़ लिखा पहुँचता आपने जाना है, लेकिन यकीन माने पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है। ज़िंदगी का कोई भी फैसला लेने से पहले ना कि जी मैंने पाकिस्तान में रहना या नहीं रहना, एक दफ़ा ज़रा को 20-25 दिन ना बाहर के मुल्क गुजार के आइएगा, उसके बाद फैसला लीजिएगा मैंने वहाँ पर रहने के नहीं, तब आपको सब पता लगेगा। असल में आपने अभी ना डिफरेंस देखा नहीं है, अभी बस आपको ना टीवी पे नज़र आती हैं चीज़ें, इसके अलावा आपको कोई नज़र नहीं आता। आप कहते हैं जी हमारा मुल्क, हमारी हुकूमत ऐसी, तो हमारे मुल्क के हालात ऐसे, तो बिजली नहीं आती तो ये नहीं आता। ठीक है, कोई मसला नहीं। आपको क्या लगता है वहाँ पे आप जाएंगे तो उस मुल्क का सदर आपके लिए फूलों के हार लेके खड़ा होगा?
आए हम माशाल्लाह पाकिस्तान से इमिग्रेंट आया, सीए आया, आपको हम 5 स्टार होटल में ठहराते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वहाँ की ज़िंदगी इससे ज़्यादा मुश्किल है। ये आपको बस लगता है कि वहाँ पे सड़कें बड़ी अच्छी हैं, तो गाड़ियाँ बड़ी अच्छी हैं, तो फैसिलिटीज़ बहुत हैं। जब पहुँचेंगे ना तो लग पता जाएगा। जो लोग रहे हैं बाहर के मुल्क में या जो लोग बाहर के मुल्कों में गए हैं, उनको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है। ओके, तो इसलिए पहले ना एक दफ़ा ज़रा देख आइएगा कि भाईजान ज़रा देख तो आए हालात किस तरह के हैं, उसके बाद फैसला कीजिएगा कि पाकिस्तान से बाहर रहना है कि पाकिस्तान में रहना। ओके, चलें जी, खैर हम आखिरी बात करते हैं आज की, उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। ये मिटा दूँ, ये लिखा गया हुआ मैंने जो लिखना, करें जी नोट, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। आई नीड ओनली 5 मिनट्स। ये कल करेंगे, आज वक्त ख़त्म हो गया। ओके सर, प्लीज़ ज़रा बोर्ड पे देखिएगा। ये क्या है? ओ ये पाकिस्तान है। ये क्या है? अमेरिका। ये यूके है। और ये क्या है? ये क्या है? उमरकोट। पाकिस्तान से अलग हो गया। ये है ऑस्ट्रेलिया। यूके में एक भाई साहब रहते हैं जिनका नाम है केविन पीटरसन, पता नहीं कौन है। इन भाई साहब ने जाना था ऑस्ट्रेलिया, और जब इन भाई साहब ने एयरलाइन का इंतखाब किया तो इन्होंने कहा एयरलाइन हो तो पीआईए की हो वरना ना हो। यार मतलब कमाल करते हैं यार। आप कभी बैठे हैं पीआईए में? बैठे हैं? हंस क्यों रहे पे? कभी एमिरेट्स में बैठे हैं? बैठे हैं नहीं तो हंस ऐसे रहे से पता नहीं क्या है। जो लोग बैठे हैं उनसे पूछो फ़र्क क्या है, तो जो बैठे नहीं है हाँ हाँ हाँ। ओके ले जी, अब एक बात ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर आपने किसी दूसरे मुल्क में ट्रैवल करना हो और आप किसी दूसरे मुल्क की एयरलाइन का इंतखाब करें, मिसाल ले लें आपने लाहौर से न्यूयॉर्क जाना है, आप एमिरेट्स का इंतखाब करते हैं। एमिरेट्स है दुबई की एयरलाइन, तो वो एयरलाइन पहले आपको दुबई लेके जाएगी, फिर वहाँ से न्यूयॉर्क लेके जाएगी, कभी भी लाहौर से डायरेक्ट न्यूयॉर्क नहीं जाएगी। अगर आप कतर एयरवेज़ पे जाते हैं तो वो पहले आपको कतर लेके जाएगी और कतर से फिर आगे लेके जाएगी। ओके, तो इसका मतलब है जिस मुल्क की एयरलाइन चूज़ करते हैं ना, पहले वो आपको अपने मुल्क में लेके जाती है, वहाँ से फिर जहाज़ चेंज होता है और फिर आप वहाँ पर ट्रैवल करते हैं। बात समझ आ गई? अब अगर ये भाई साहब पीआईए पे आते हैं तो पीआईए यूके से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगी, ये पहले यूके से कराची पाकिस्तान आएगी और यहाँ से फिर आगे ऑस्ट्रेलिया जाएगी। ठीक होगी बात? और अक्सर आपने सुना होगा किसी से कि जी मैं बाहर के मुल्क में ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा इस मुल्क में इतने घंटे का स्टे है या ले ओवर है या ट्रांजिट है, ये अल्फाज आपने सुने होंगे। तो भाई ये जो ले ओवर, ये स्टे, ये जो ट्रांजिट होता है ना, केविन पीटरसन साहब का भी मिसाल के तौर पे 6 घंटे का स्टे कराची में मौजूद होगा। कराची के लोग अपनों में ईद मनाने। ओके ठीक है जी। अब ये जो 6 घंटे पाकिस्तान में मौजूद हैं, दिन का कोई भी हिस्सा जो पाकिस्तान में गुजारा होगा वो पाकिस्तान में काउंट होगा। क्या ये वाला दिन इनका पाकिस्तान में काउंट होगा? आंसर इज़ नो। ये वाहिद एक एक्सेप्शन है जो कि आपके लॉ में मौजूद है कि एक शख्स पाकिस्तान में मौजूद है बट स्टिल उसका वो दिन पाकिस्तान में काउंट नहीं होगा। लेकिन इसकी 2 शराइत हैं। 2 शराइत हैं। एक शर्त ये है कि उसका ट्रैवल पाकिस्तान से उसका ट्रैवल जिन 2 जगहों पे हो रहा है वो दोनों जगह पाकिस्तान से बाहर है। यूके आजकल पाकिस्तान से बाहर ही है ना, और ऑस्ट्रेलिया भी आजकल पाकिस्तान से बाहर है। तो सर ये दोनों इलाके पाकिस्तान से बाहर हैं। ए भाई साहब ट्रैवल कर रहे हैं किसी 2 ऐसी जगहों पे जो कि पाकिस्तान से बाहर है, तो पहली शर्त पूरी होगी। तो आपका ट्रैवल 2 ऐसी जगहों के दरमियान होना चाहिए जो कि पाकिस्तान से बाहर है। और दूसरी शर्त क्या है? इनका जो पाकिस्तान में रुकने की रीज़न है वो क्या है भाई? वो क्या है भाईजान? इनकी सिर्फ मजबूरी है। ये यहाँ किसी से मिलने नहीं आए मगर मजबूरी है। ओके, तो भाई ये सिर्फ मजबूरी के तहत यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि इनका ट्रांजिट है। तो भाई सिर्फ ट्रांजिट की वजह से रुके हों, अपनी सी मजबूरी की वजह से रुके हों और कोई रीज़न ना हो, तो सर अगर ये 2 बातें पूरी होंगी तो इन शख्स का पाकिस्तान में होना भी पाकिस्तान में काउंट नहीं होगा। आइए आखिरी पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर सी। अ डे और पार्ट ऑफ अ डे, दिन या दिन का कोई भी हिस्सा जिसमें इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान सोलली बाय रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट। सोलली क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ बाय रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है ट्रांजिट की वजह से बिटवीन 2 डिफरेंट प्लेसेस, 2 ऐसी जगहों के आउटसाइड पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान से बाहर है,
डज नॉट काउंट एज अ डे प्रेजेंट इन पाकिस्तान, फिर उनका पाकिस्तान में होना भी पाकिस्तान में काउंट नहीं होगा। तो सर जगह भी पाकिस्तान से बाहर होनी चाहिए और जो स्टे है वो सिर्फ ट्रांजिट की वजह से होना चाहिए। मेरा आपसे पहला सवाल, पीटरसन साहब यूके से लाहौर ट्रैवल कर रहे हैं, कराची में 6 घंटे का स्टे है, क्या कराची के 6 घंटे वाला दिन पाकिस्तान में काउंट होगा? क्यों? क्योंकि दोनों प्लेसेस पाकिस्तान से बाहर नहीं है। अब एक प्लेस पाकिस्तान के अंदर हो गई है, एक्सेप्शन वायलेट हो गई। दूसरी बात, पाकिस्तान में 6 घंटे का स्टे था, केविन पीटरसन की नानी कराची में रहती थी, नॉर्थ नाजिमाबाद में। इन्होंने कहा चलो 6 घंटे उनसे जाके मिल ही आऊँगा, क्या अब ये दिन इनका पाकिस्तान में काउंट होगा? जी अब होगा भाई, क्योंकि अब इन्होंने PIA सिर्फ इसलिए चूज़ की होगी कि 6 घंटे जो कराची में आएंगे ना उसमें नानी से मिलाऊंगा। तो इसीलिए लॉ मेकर कहता है कि अब आपका रुकने का मकसद महज ट्रांजिट नहीं है, बल्कि आप तो रिश्तेदारों से मिलने बैठेंगे। तो इसीलिए वो दिन उनका अब पाकिस्तान में काउंट होगा। पता कैसे चलेगा, इसका जवाब मैं भी देता हूँ। इसके अलावा कोई सवाल? सर अगर हमें पता चले कि नानी भी आई हुई है, नानी क्या हुई है? उसी वक्त ही पता चले कि नानी कराची में है, जब हम ट्रांजिट 6 घंटे थे हमारे पास, और हमारा इरादा उस वक्त नहीं था। इरादा बन गया ना? हाँ तो बस दिन भी काउंट हो गया। अगर नानी आ जाए नानी किधर आ जाए, अब नानी को रोलना शुरू कर दो जी। एयरपोर्ट पे, नानी एयरपोर्ट पे आई। फिर भी काउंट होगा, फिर भी काउंट होगा। और कोई सवाल? नहीं, देखें मेरी बात सुने प्लीज़। देयर इज़ अ वेरी सिंपल रूल कि अगर आप पाकिस्तान में, आप लोग में से कोई कभी ट्रांजिट पे बैठा है? जहाज में नहीं बैठे तो ट्रांजिट में किधर जाना है? जो बंदा ट्रांजिट में बैठता है ना उसको पता होता है कि ट्रांजिट में कैसे बैठते हैं। आप ऐसे मुंह उठा के बैठे होते हैं। मेरा एक दफ़ा 23 घंटे का स्टे था, 23 घंटे का, और माशाल्लाह पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एयरपोर्ट भी रखा कि जाने तो तुम्हें कहीं नहीं देना, मैं तुम इधर ही बैठे रहो। सामने रनवे नज़र आ रहा था और मैं बैठ के जहाज गिनता था, 1 2 3, भाई यही कर रहे थे काम। तो जो वेला ट्रांजिट में बैठा होता है ना वो ये काम करता है। लेकिन जब नानी अम्मी आ जाती है ना तो ज़रा बदल जाते हैं हालात। तो भाईजान ये वो 1-2 वाले हालात होने चाहिए जिसमें आप वाकई ट्रांजिट में हो। अगर कोई मिलने आ जाए या आप कहीं मिलने चले जाएं, उसी वक्त चले जाएं, वो दिन पाकिस्तान में काउंट होगा। बहरहाल आई कैब इस लेवल पे नहीं जाता, वो नानियाँ बीच में नहीं लाता आई कैब, इसलिए इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक होगी बात। अब इनका सवाल था कि अगर बताएं ना, कानून हमने ये सोच के पढ़ना है कि हम एक इंतहाई सच्चे ईमानदार बंदे हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसलिए ऐसी बातें नहीं करनी कि जी हम ना बताएं, हम ना करें, फिर आपको कानून समझ नहीं आएगा। आप खुद जाके FBR को बताएंगे कि देख भाई मैं आया था, नानी से मिलने आया हूँ, तो ये दिन मेरा पाकिस्तान में काउंट होना है। ये सोच के पढ़ेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। यहाँ तक सब क्लियर है? किसी का कोई सवाल? जी। एक दिन की टैक्स तो ना करें। हो सकता है 182 दिन वो पहले रह के जा चुका हो, ये उसका 183वां दिन हो, फिर तो हो सकता है ना जी। और कोई सवाल? सर जी, अब बंदा मैटर करेगा कि पाकिस्तानी है और वो मैंने फिर कहा सिटीजनशिप इज इररेलेवेंट। नहीं, इररेलेवेंट। पासपोर्ट मैटर नहीं करता दोस्त, पासपोर्ट मैटर नहीं। बाकियों का टैक्स मुझे नहीं आता, पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है। और ये 83 डे फिक्स है। किधर जा रहे हैं आप लोग? जा रहे हैं कहीं? मैं तो नहीं जा रहा अभी, मैंने तो अभी 1-2 बातें और करनी है जी। ये पूरी दुनिया में फिक्स है या सिर्फ पाकिस्तान? नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए 183, बाकी के लिए अलग बाकियों का मुझे क्या पता जी। और कोई सवाल? जी एक टैक्स ईयर के होंगे, एक टैक्स ईयर के 183 डेज होंगे। और अगर आप गौर करें ये हाफ बनते हैं 365 का जी। और अच्छा, अब किसी ने ये सवाल नहीं पूछना कि सर अगर उसका जहाज पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करे 11:58 पे और वो पाकिस्तान में लैंड करे 12:02 पे, तो ये पाकिस्तान होगा या पाकिस्तान से बाहर होगा? सर ये सवाल ना तो आई क्या पूछता है और ना आपने मेरे से पूछने हैं। ऐसा सवाल नहीं होता, ऐसा सवाल नहीं होता। बैठ के आप देख रहे हो 12 बजे ये बॉर्डर है 12 बजे, ऐसा नहीं होता। असल में जो लीगली चीज़ होती है यूज़, वो होती है कि जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आपके पासपोर्ट पे एक एग्जिट की स्टैंप लगती है, और जब आप पाकिस्तान में एंटर होते हैं तो पासपोर्ट पे एंट्री की स्टैंप लगती है। उसके ऊपर डेट एंड टाइम लिखा होता है। असल में वो एविडेंस है जो कि इस्तेमाल होता है, और वहाँ से पाकिस्तान आना या पाकिस्तान जाना मैटर करता है। ये जहाज़ का टेक ऑफ नहीं होता, ये कोई चीज़ें नहीं होती। ये इररेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, ना ये लीगली एस्टेब्लिश हो सकते हैं, ना ये लीगली कोई इतनी चीज़ें हैं। वो पासपोर्ट पे जो स्टैंप पाकिस्तान में एग्जिट की एंट्री की होती है बेसिकली वो मैटर कर रही होती है। ठीक होगी बात?
अब बताएं किसी का कोई सवाल। कल मुलाकात होती, नहीं नहीं सॉरी होमवर्क रह गया, मैं सोच रहा था मैं कुछ भूल रहा हूं। आइए जी सफ़ा नंबर 49 पे, माजी के पर्चा जात पे आइए। माजी के तो किताब ले लेनी थी मेरे भाई ने, मिलेगा मेरा भाई सितंबर के बाद ले लोगे किताब। सफ़ा नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 25, 25, 26 और 28। ये 3 सवाल आपका होमवर्क है जो कल इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस होंगे, और वो जिन भाई ने पूछा था कि सवाल कैसे पूछा जाता है उनको भी जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। बल्कि जवाब क्या, आप तो इनका जिसका जवाब लिख के आएंगे वो, और कल मैं आपको बताऊंगा कि जवाब लिखते कैसे हैं। ठीक है जी, मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफिज़।